एक भाई एक इंसान एक दोस्त ने बोल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने वाले हैं। इसके 5-6 लेक्चर लगाएंगे, ठीक है। जितने हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब 70-80 क्वेश्चन मेरा करवाने का मूड है, ताकि सभी कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो सके, ठीक है। हो सका तो एनसीईआरटी भी चिपका दूंगा साथ में, अगर मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चन चाहिए होंगे। कुछ कोशिश करेंगे कि 1-2 लेक्चर अगर लग सके, मतलब 6-7 लेक्चर लगाने की सलाह आपकी। 11th क्लास का सिलेबस भी इतना ही है हमारा, है ना। थर्मो और आयनिक इक्विलिब्रियम ही है जो बड़े लेसन है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे, है ना। वन बाय वन आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाना चाहिए भाई, हर एक क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि आपकी भारी डिमांड के साथ में हमने इसको शुरू किया है। तो न्यूमेरिकल थ्योरी इसके अंदर आने वाला, ये 4% वेटेज है भाई इसकी। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे इस लेसन की वेटेज 6.6% है। किसके साथ? स्टेट ऑफ मैटर के साथ। याद रखना व्हाट आई एम सेइंग, स्टेट ऑफ मैटर के साथ में प्लस थर्मो, ठीक है। इन दोनों की वेटेज जो है वो 6.6% है आईआईटी के अंदर। लेकिन अकेले थर्मो की बात करें तो 4% है, बट ये अकेला कभी आता ही नहीं, ये दुकेले में ही आता है। इट इज नॉट अकेला, इट इज दुकेला, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर के बिना, पीवी इक्वल एनआरटी की इक्वेशन के बिना आप थर्मो के मतलब 70% तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसलिए, है ना। तो इसलिए आप इसको इसके साथ ही मानिए, तो वेटेज एक्चुअल में 6.6 ही मानिए। क्लियर है भाई सबको? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पूरे 1 लाख रुपए के लिए। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पीवी इक्वल एनआरटी पर है, कुछ भी नहीं है। वर्क डन इन केजी। वर्क डन क्या होता है? आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड 1 लीटर से 10 लीटर हो गई, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। 1 बार प्रेशर है, इसका प्रेशर दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है। तो वर्क डन पूछा, वर्क क्या होता है भाई? पी डेल्टा वी। तो वर्क क्या होगा? प्रेशर है 1 बार, मल्टीप्लाई में डेल्टा वी कितना आएगा? 10-1। सर 9 9 आ रहा है, लेकिन 9 क्या आ रहा है? जूल आ रहा है, किलो जूल आ रहा है, कैलोरी आ रहा है, व्हाट इज इट? किलो जूल। किलो जूल। 9 किलो जूल आ रहा है। कैसे भाई? 1 बार प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार प्रेशर, वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। लीटर में वॉल्यूम लीटर में है। ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। उसमें 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 किस में होना चाहिए? मीटर क्यूब में होना चाहिए वॉल्यूम। ये तो लीटर में है, फिर कैसे? ये जूल या किलो जूल है? क्या है ये? कुछ नहीं है, ये बता देता हूं क्या है। ये है बार लीटर। अब बार लीटर से किलो जूल बनाने हैं भगत जनों। 1 बार लीटर में कितने किलो जूल होते हैं बताओ जरा। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने याद भी करवाया था, शायद पीवी को एनआरटी में याद करवाया था सर 10। स्टेट ऑफ मैटर में 10। कृष्णा इज सेइंग 10 होते हैं। सच में? गलत है बेटा। जैसे मतलब 0.1 होते हैं ना, मतलब 1 किलो जूल में 10 वो होते 1 किलो जूल हैं। सर 10 की नहीं पावर समझ। 5 पास्कल ना, और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। जूल 1 लीटर बार में, मैं ये पूछ रहा हूं 1 लीटर बार में कितने किलो जूल होते हैं? 1। 1। आंसर क्या है मेरे को ये बता दो, छोड़ो। सर सर 0.1 कितना? होते हैं। 0 सर 0.1 किलो जूल। 1 लीटर बार में 0.1 किलो जूल होते हैं, ठीक है। यस सर। तो फिर 9 लीटर बार में कितने? होगा। हाँ, 0.9। सी होगा सर। 0.9। यस सर। तो ठीक है, फिर 0.9 हो गया ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली सी विल बी द राइट आंसर। हाँ भाई, किसी को समझ में आया? यस सर। 1 लीटर बार इक्वल होता है 100 किलो जूल के। नहीं जूल सर 0.1। 0.1 किलो जूल। 0.1 तो जूल में बोले तो 100 जूल। यस सर। यस सर।
100 जूल, तो 9 के अंदर 900 जूल 1000 से डिवाइड कर देंगे, उसको 0.9 आ जाएगा, क्योंकि हमें किलो जूल में आंसर निकालना था। ध्यान रख लेना ये चीजें भी मेंशन होती हैं। दिस वन, ये भाई ऐसे कुछ करके निकाल रखा है, 0.9 किलो जूल 1 लीटर बार के अंदर 100 जूल होता है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? नेगेटिव के साथ, क्या बेटा? इसमें जो नेगेटिव का साइन क्यों दे रखा है? नेगेटिव? तो गैस ने वर्क करा है ना, ये सर गैस ने वर्क करा है ना एक्सपेंशन। सॉरी मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। सर गैस ने वर्क करा है ना सर, एक्सपेंड हुई है गैस ठीक है, 1 से 10 पे गई है, तो सर वो नेगेटिव का साइन आता है ना केमिस्ट्री वर्क डन में। नेगेटिव होना चाहिए है ना, एक्सपेंशन ऑफ गैस है, बिल्कुल वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। समझ गया। ठीक है, तो भाई ये आंसर जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आंसर में भी थोड़ी गड़बड़ है, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव हैं ये वर्क डन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वर्क भी नेगेटिव आने वाला है। क्लियर है बेटा? भाई इसके अंदर ना साइन का थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं बता देता हूँ इस पीडीएफ के अंदर जो आपको ये शेयर होने वाली है, तो साइन की वजह से थोड़ा घबराने का नहीं, ठीक है। ये मैंने कुछ करेक्ट किए थे क्वेश्चंस में, आंसर्स में, बट हो सकता है कि उसमें मैंने कुछ मिस कर दिया हो। सही है, कृष्णा ने सही क्वेश्चन उठाया, वो एक्सपेंशन का वर्क होता है, यानी हमारे ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है वो क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। हाँ भाई ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। इस क्वेश्चन में मैंने इसको करेक्ट कर रखा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। डिफरेंस बिटवीन H एंड U, H और U में व्हेन कंबशन 1 मोल ऑफ हेप्टेन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर T एंड इक्वल टू, तो H और U के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? H और U का रिलेशन क्या है? H equals to U plus N RT. U प्लस डेल्टा P एनजीआरटी। डेल्टा V है ना, और P Yes, डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U प्लस NGRT। ठीक है, यस सर। तो अब आपको क्या बताना भाई, इसके अंदर इसने बोला कैरिड आउट, तो ये H और U के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, और साथ में NRT, ये RT की वैल्यू पूछ रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ जो NGRT है, ये NG की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितना मोल है ये, -4 +3 +4 -3, कौन सी वैल्यू है, बस NG की वैल्यू बता दो, RT जो भी आएगा आपको पता लग जाएगा, H और U की वैल्यू को कुछ चक्कर नहीं है। तो कैसे पता करें NGRT? इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन लिखनी चाहिए। हेप्टेन क्या होता है? C7 C7 H16 प्लस O2 क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने बनाएगा? X के बराबर बनाता हो तो 7 आएगा, प्लस ये कितना होगा? Y/2 8 वाटर। क्लियर है? यस सर। O2 कितना आएगा? X प्लस 7 प्लस Y/2, 7 प्लस 8 15। 15 सर। ठीक है, That's सर 7 प्लस Y/4 ये अरे Y/4 आता है तब भाई। Y/4 होता है ना सर। ठीक है, गड़बड़ कर दी। 4 7 4 11 तो 11 11 आएगा। 11 है। यस राइट। ये आपके सामने इक्वेशन है। अब देखो इसने बोला हेप्टेन इज लिक्विड, पहली बात याद रख लेना, ये लिक्विड है, ठीक है, तो भाई ये तो लिक्विड है, ये गैस है, ऑक्सीजन तो गैस ही रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ही रहेगी। वाटर को लिक्विड लें या गैस लें? सर गैस। गैस लें। यस सर। चलो गैस ले लेते हैं। अब बताइए, अब मुझे बताइए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी? D आई सर 4 सर 4RT सर, सी ऑप्शन। सर C ऑप्शन सी आ रहा है, और सर अगर H2 को से लिक्विड लें तो -4 आ रहा है। हाँ लिक्विड लेंगे तो -4 आ रहा है, और अगर सर लिक्विड होगा नहीं ना, कंबशन सर एक्सोथर्मिक होती हो तो गैस ही बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, लिक्विड नहीं होना चाहिए, है ना, होगा नहीं वो नहीं पता, लेकिन लिक्विड नहीं होना चाहिए। अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो भी एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर, उसमें क्या बता रखा था बता देता हूँ।
किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, आप ही की क्लास में आया था क्या, पता नहीं, क्या 12th को करवा रहा था। हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद में उसने बोला कि 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसे बर्न किया गया, ठीक है। और फिर कुछ ऐसा ही हमें डेल्टा मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालना था, तो वहां पर क्या निकला पता है, वहां पर लिक्विड वाटर को लिक्विड फॉर्म में दिखा रखा था, क्योंकि 298 केल्विन टेम्परेचर था। यहाँ इसने टेम्परेचर के बारे में बताया ही नहीं कुछ, तो उसे लिक्विड लें या गैस लें, क्योंकि देखो हाइड्रोकार्बन ही बर्न हो रहा है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा, डेफिनेटली वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, गैस फॉर्म में उड़ेगा, वेपर फॉर्म में उड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर उसने कम कर रखा था कि कंबशन के बाद टेम्परेचर कम कर देते तो लिक्विड बन जाएगा, वो रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है ना। यहाँ टेम्परेचर दिया ही नहीं, तो इसे लिक्विड माने या गैस। तो कई बार हमें जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसके माइंड के हिसाब से आंसर देने पड़ते हैं, हमें सच्चाई नहीं बतानी होती। सच बता दोगे तो गलती हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात, सच बता दोगे तो आप ही गलत हो जाओगे, सामने वाला आपसे गुस्सा हो जाएगा। ये आईआईटी वालों का ईगो बहुत बड़ा होता है, उनको लगता है हमने जो कह दिया, हमने जो लिख दिया वो सब सही है। आप उनसे बहस नहीं कर सकते किसी बात पर, उनको ऐसा ही लगता है। तो वो लोग जब क्वेश्चन बना देते हैं, उस क्वेश्चन में कोई गलती निकाल दो, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे गलती निकाल रहा है, इसे शायद आता ही नहीं। तो उसकी भावनाओं के हिसाब से हमें क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो उसे गैस मानता है या लिक्विड मानता है, उस पर है, और उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि परफेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, अब ये ध्यान देना, परफेक्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच हैव ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन फ्रॉम एनी साइड ऑफ द, आप किसी भी एनी साइड ऑफ एनी मेथड यू कैन अप्लाई, क्वेश्चन का आंसर एक ही निकलेगा, हर दिशा से, हर डायरेक्शन से, आंसर विल बी वन ओनली। समझ में आ गया बेटा? Yes, Yes, sir. क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम इसको लिक्विड माने या गैस माने, दोनों तरफ से आंसर बदल रहा है, -4 या +4 आ रहा है। ये भावनाएं आहत करने वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है। और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। टेम्परेचर भाई साहब ने कुछ बता ही नहीं रखा है कि रूम टेम्परेचर है कौन सा है, तो हमारे हिसाब से तो वो गैस ही होनी चाहिए एज जनरल, बट वो लिक्विड भी हो सकती है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्या है? यहाँ देखिए, इन्होंने इसके बीच में काफी बड़ा गैप दे रखा था, काफी बड़ा गैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ माइनस होना चाहिए पक्के तौर पर। ये देखो आर और टी के बीच में ये देखो इतना बड़ा गैप दे रखा है, तो डेफिनेटली ये माइनस होना चाहिए ना। यानी इन्होंने इसे, और यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो इन्होंने इसे लिक्विड माना। तो अगर आप इसे लिक्विड मानते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के मोल है 7, रिएक्टेंट के मोल है 11, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी गया, ये भी खत्म। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, क्या होता है? n नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई यहाँ दोनों ये लिक्विड है, तो 7 - 11 करेंगे। अब जरा देख लो कितना आ रहा है, -4, दैट्स मीन ये लिक्विड लिया गया है। अब ये पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये लिक्विड लिया गया है, नोट ए गैस। क्यों लिया गया है भाई? अगले की भावनाएं हैं, हम उसके साथ में नहीं खेल सकते, उनको क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, तो उनका ईगो बहुत बड़ा है। सिंपल सी साफ बात है। तो कुछ चीजें जब आप बार बार यूज करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आता है कि भाई लिक्विड ही क्यों लिया गया है। ठीक है, अब लिक्विड इसे ऐसे कह सकते हैं। दूसरा एक एक्सपेक्ट बता देता हूँ कि इसे लिक्विड क्यों कहें, क्योंकि वो भाई साहब कुछ भी सोच सकते हैं, आईआईटी वाले ना वो, है ना, वो अपने आप को सही करने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। वो कह सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स कर रहे हो तुम लोग, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर तो सारी चीजें कैसी होती हैं बताओ? स्टैंडर्ड स्टेट में होती हैं। वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो मैंने तो वो सोच के ये आंसर दिया था। सर हमें क्या पता वो क्या सोच रहा है ना। तो अब हमें नहीं पता लगेगा, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिफाई तो जरूर करना चाहिए, या तो लिख दे भाई सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। कई जगह वो स्टैंडर्ड स्टेट को खुद भी भूल जाते हैं, उसको वो गैस भी बना देती हैं, बट एट लीस्ट ओवरऑल आपको काफी जगह पर लिक्विड मिलेगा। तो इसलिए इसको याद रखना, इसके गैस नहीं लेना। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन करने से ही समझ में आती हैं, ना कि हम सिर्फ थ्योरी कर लें और हमें फॉर्मूला आता है तो वो कुछ चीजें नहीं आएंगी। तो ये अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा, -4 RT इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन एक्चुअल में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन मतलब कि इस क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं दे रखा है कि कौन कम है ज्यादा है, एच की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत होगा। बुक में ऐसे ही दिया हुआ था, हम इस क्वेश्चन को खुद बनाएंगे और उसका आंसर, राइट आंसर ढूंढेंगे। मतलब आपको आंसर नहीं दे रखा, सिंपल आप ये कह लीजिए 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ बेटा ऐसा कह सकते हो अभिजय कि जेई वाले ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कभी आओ हवेली पर, हम तुम्हें बताते हैं।
उनसे कोई क्वेश्चन पूछना, वो कहेंगे क्वेश्चन भाई पेपर आओ कैसे हवेली पर, है ना। बनाते हैं? देखो उन्होंने स्टैंडर्ड भी दो दो दे रखे हैं, अगर वो प्रेशर नहीं देंगे ना तो आपको 1 एटमॉस्फेयर ही मानना है स्टैंडर्ड प्रेशर, बार नहीं मान सकते। इवन बार इज आईएसआई मार्क के हिसाब से, बार जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बार जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, जबकि आईआईटी वाले उसको एटमॉस्फेयर मानते हैं। किस दिन उनका दिमाग घूम गया, वो एटमॉस्फेयर को छोड़ देंगे और कहेंगे कोई दूसरा बंदा आ कुछ गया वहां, नहीं मानते। वो कहेंगे बार है भाई, मैं तो बार मानूंगा। अगर नहीं दिया तो बार मान के आंसर निकालिए, वो कह सकता है ऐसा, है ना। और जबकि अब अगर ये है ना, हमने प्रैक्टिस से ये सीखा कि अब अगर उसने नहीं दिया ना प्रेशर तो एटमॉस्फेयर मानना है, बार नहीं मानना। क्या बताएं अब, है ना। चलो अब आगे देखिए भाई, तो इस क्वेश्चन को हम सीधा आंसर निकालेंगे, यूं समझ लीजिए ऑप्शन दे ही नहीं रहे। ए प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, सभी टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। H माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, फॉर्मूला याद होगा सबको, यस सर। यस सर। है ना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, H की वैल्यू क्या भरें, T की वैल्यू क्या भरें, S की वैल्यू क्या भरें। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भर के देखनी है, कम ज्यादा दोनों भर के देखनी है, सभी की वैल्यूज। तो सर डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव। सॉरी दोबारा बताना। सर डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए लेस देन 0 और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन। डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक एस्पेक्ट है ये, डेल्टा एच को अगर 0 कर दूं तो कृष्णा सर एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए। होगा ना। तो भाई मतलब सारी प्रोबेबिलिटी बताओ यार, आप भी आईआईटी वाले बन गए कि मैं तो यही करूंगा बस, इसके अलावा दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। है ना, वो आपकी नहीं मानेंगे, वो खुद की मानते हैं, ये भी बता दो। वो आपकी और मेरी नहीं मानने वाले। अगर उनको पता है ना, वो कहेंगे हाँ गलती है, वो तो कहेंगे पक्का गलती है, लेकिन अगर उनकी गलती बता दें तो वो नहीं मानेंगे। समझ रहे हो मेरी भावना है। तो सारे एक्सपेक्ट्स बताइए क्या हो सर सकता है। डेल्टा एस जो है वो 0 हो जाए और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो जाए। एस 0 हो जाए, एच नेगेटिव हो जाए, ठीक है। एस अगर 0 कर दोगे, एच नेगेटिव कर दोगे, ठीक है, हो सकता है। सारी प्रोबेबिलिटीज बताइए। चलिए तो मैं लिख देता सर हूँ, अगर दोनों नेगेटिव होते हो सर। बताता हूँ बेटा। डेल्टा एच को नेगेटिव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूँ डेल्टा एच को लेस देन इक्वल 0, ये 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है। दोनों एक साथ और 0 नहीं हो सकते ना। क्या बेटा, तो दोनों एक साथ भी, सर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तब तो ये वो होगा ही नहीं रिएक्शन। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, रुको रुको रुको, ठीक है। अब डेल्टा एस की बारी करते हैं। डेल्टा एस क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस को हम 0 पॉजिटिव ले ना, नेगेटिव नहीं। यस सर। यस सर। ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। ये कंडीशन है ऐसी जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ भाई। डेल्टा एच की वैल्यू मैंने भरी माइनस में या 0 भर दी, चलो 0 भर दी, इसको मैंने पॉजिटिव भर दिया तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सही आ रहा है। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एस की वैल्यू और इसको 0 की जगह क्या भर रहा हूँ, माइनस में भर रहा हूँ। इसको मैंने माइनस में भर दिया, ये माइनस की टर्म है, ठीक है, डेल्टा एच। और ये एस तो पॉजिटिव है, ऑब्वियस है, तो माइनस में माइनस जुड़ जाएगा तब भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हो गई बराबर, सही है, ये चीज सही है। डेल्टा एस 0 आएगा। अब एक और स्टूडेंट मुझे बता रहा था डेल्टा एच को क्या भरें, डेल्टा एच को हम नेगेटिव भर दें, है ना, और डेल्टा एस को 0 भर दें, 0। डेल्टा एस 0 हो गया, पूरी टर्म 0 हो गई, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो हो सकता है, नेगेटिव हो जाएगा, यस सर हो सकता है ना। ये दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है भाई। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसके अलावा और बताओ, कुछ नहीं सर इसके लिए। सोचो भाई और कुछ। सर तभी हो सकता है टेम्परेचर 0 हो सकता है। टेम्परेचर बहुत कम हो। 0 टेम्परेचर को 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मेरे को पहले एक और यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे बताइए टेम्परेचर को क्या क्या बोलते हैं उसे, नेगेटिव किया जा सकता है। सर एब्सोल्यूट वैल्यू में तो नहीं कहते सर। और हम लेते हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही है।
टेम्परेचर को केल्विन में ही काउंट करते हैं, और केल्विन में काउंट करने का मतलब टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं होता, केल्विन में माइनस में नहीं होता, याद रख लेना। टेम्परेचर कभी भी माइनस में नहीं ले सकते, टेम्परेचर 0 ले सकते हो, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ इसने टेम्परेचर का तो बोला नहीं है कि टेम्परेचर तो कुछ भी लिया जा सकता है, वो ये कह रहा है कुछ भी टेम्परेचर ले लो, कुछ भी। तो भाई इन दोनों कंडीशन में हमने टेम्परेचर को तो छोड़ ही दिया था, तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू को, डेल्टा एच की वैल्यू में 0 से कम ले रहा हूँ, माइनस में ले रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर 0 ले लिया तो एस की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ओवरऑल 0 हो जाएगा, माइनस है, ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेल्टा एच की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, ठीक है, और टेम्परेचर भी 0 ले लूं, ओवरऑल 0 आ जाएगा। सभी टेम्परेचर्स पर डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो ये माइनस मतलब Yes, sir. भाई टी 0 पर तो ये नहीं चलने वाली है, तो डेफिनेटली ये लेस देन 0 ही सही है, और ये ग्रेटर देन 0 ही सही है। नेक्स्ट वाली वैल्यू के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर डेल्टा 0 एस की वैल्यू, अगर मैंने डेल्टा एस की वैल्यू 0 से कम ले ली, और डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली और टेम्परेचर भी 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। प्लस ले लिया तो भी 0, माइनस ले लो, माइनस तो होता ही नहीं है, ये ओवरऑल 0, ये माइनस है, तब हो सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाली कंडीशन सही है, फर्स्ट वाली अभी सही है, क्योंकि फर्स्ट वाली में इक्वल टू 0 होगा, तो 0 केल्विन के ऊपर वो परफेक्टली नहीं बैठेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कुछ और कंडीशन हो सकती है, सोचो। टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर्स को उसने कहा था, तो यानी कि ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड करती हैं। डेल्टा एच लेस देन 0 हो और एस इक्वल 0 हो सकता है, ठीक है, और साथ में एस जो है इक्वल 0 या ग्रेटर देन 0 है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बना सकते हैं, इक्वल और ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं, तो नीचे वाली कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। यस यस सर। समझ में आ गया भाई? यस सर। तो मैं इसको रब कर सकता हूँ, ठीक है। ओनली वन कंडीशन इज दैट्स इट। तो भाई यहां से अब आपको क्लियर हो गया, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगी, तो हमारी सभी टेम्परेचर्स पर ये इक्वेशन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी की वैल्यू 0 माइनस में आ जाएगी। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? ये Yes, ऐसा ही हमने थर्मो के अंदर लेक्चर किया था, और उस लेक्चर के अंदर हमने ऐसा ही कुछ किया था, और डेल्टा एस की अलग अलग वैल्यू लेके, डेल्टा एच की अलग अलग वैल्यू माइनस प्लस लेके, याद है किसी को? टेबल सी थी, yes, sir. किसी ने लगाया था मेरा वो लेक्चर? कौन था भाई जब मैं थर्मो पढ़ा रहा था? आप लोगों में से था कोई लेक्चर लगाने वाला? ये लगाने वाले इन द सेंस जो क्लास ले रहा था। आप नहीं थे क्या? वैसे तो मैं था, अभी जो वैसे तो मैं था। सर उस टाइम आपको नहीं पता। ठीक है, तो वो एक टेबल सी थी, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज कम ज्यादा माइनस प्लस ली थी, तो वही टेबल का रिवीजन है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। तो भाई अब यहाँ पर इन्होंने ये जो दे रखे हैं, ये इनमें ना ग्रेटर देन, इक्वल, ये वाले साइन है जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वैसे ही साइन के बारे में बात कर रहा है, तो हमने उन सबको डिस्कस कर लिया है। आप इस सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़े, वहीं पे सॉल्यूशन बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें भी ना कोई ग्रेटर देन है, कोई इक्वल है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, पता नहीं कैसे कैसे करके इन्होंने कर रखा है। वो सारी कंडीशन हम डिफाइन कर चुके हैं ना, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस पे भी अगर आप जगलिंग करना चाहो, अपने माइंड से थोड़ा इनको करेक्ट करना चाहो तो कर सकते है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग है, याद रख लेना, ये लो एक स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस कर रहे हैं हम, इस पे प्रेशर डाल रहे हैं। वर्क डन 10 kg किलो जूल एंड 2 kg एस्केप टू द सराउंडिंग ऑफ हीट। 2 किलो जूल जो वो हीट की तरह 2 किलो जूल हीट जो वो एस्केप हो गई, और वर्क डन किया गया 10 किलो जूल। मैंने इस पर 10 किलो जूल वर्क किया, जिसके अंदर, जिसकी वजह से स्प्रिंग हो गया गर्म, ठीक है, और इसने गर्मी में क्या किया, 2 किलो जूल हीट जो है वो बाहर निकाल दी। यस, क्लियर है बेटा? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू की वैल्यू बतानी है, डेल्टा यू की वैल्यू। सर ऑप्शन सी 12। वैसे मैंने क्वेश्चन सामने ही रख रखा है, बट मुझे ये बताइए कि ये -2 कहाँ से आया, ये 10 प्लस कहाँ से आया,
और सर 8 वर्क डन सर हम हमारे द्वारा हो रहा है तो नेगेटिव होएगा ना। तो हीट रिलीज हो रही है इसलिए नेगेटिव होगी वो। सर वर्क डन 10 दिया। हीट हमें मिल रही है तो नेगेटिव, जो चीज हमें मिलती है वो नेगेटिव सराउंडिंग को जा रही है, और वर्क डन सिस्टम पर किया जा रहा है, हम कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं पॉजिटिव, तो 10 किलो जूल पॉजिटिव और 2 किलो जूल नेगेटिव एनर्जी। ओवरऑल इंटरनल एनर्जी क्या होती है? Q प्लस W, दैट इज 8। क्लियर है भाई? तो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना? सिंपल क्वेश्चन था, ए इज द राइट ऑप्शन। खुद करने की कोशिश जरूर किया करो ऐसे क्वेश्चंस को, यहाँ वही चीज दिखा रखी है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको खुद करना है। ये Q प्लस W क्या होता है पता है? डेल्टा यू। डेल्टा U, है ना? डेल्टा U इक्वल Q प्लस W होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। और नेक्स्ट ये दे रखा है H, डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यही होता है, डी सही। ठीक है? और सर जी रुक जा बेटा, रुक जा, D Q है W है, ये सिंपल है। तो ये आपके जस्ट उसके लिए रेफरेंस के लिए लिखा है, ठीक है? अब बताइए अमंग द सेट पैरामीटर्स पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं? पाथ फंक्शन कौन से हैं? दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब वो क्या है, हालांकि हमने काफी डिस्कशन कर रखी है, लेकिन आप रिकॉल कीजिए और फिर बताइए मुझे। और अभिजय ने बोला ऑप्शन डी, ठीक है? बाद में अभिजय से पूछेंगे डी कैसे है। सर मैं अभी बता देता हूँ, नहीं मुझे सुनना नहीं, अभी दूसरे स्टूडेंट को करने दो एक बार। इज्जत ही नहीं है। किया किसी ने सोल्व? क्वेश्चन के साथ आंसर नंबर लिखा करो, क्वेश्चन नंबर लिखा हो बेटा आंसर के साथ। रितेश बोल रहा है डी, शिखा बोल रही है डी, विश्नेश बोल रहा है, ठीक है? सर विशेष विशेष सॉरी बेटा, और समीक्षा भी डी बोल रही है, ठीक है? सबको डी लग रहा है। अब एक्सप्लेन करो भाई, कौन करेगा? सर यस, P प्लस W डेल्टा U होता है जो कि स्टेट फंक्शन है, और H माइनस ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी पर बॉल। ऑप्शन बी सर लेकिन वैसे डेल्टा यू पाथ फंक्शन ए बी सी, ये बोल रहा है ए बी सी, कृष्णा बोल रहा है ए बी सी। ए मतलब डेल्टा यू इंटरनल पाथ एनर्जी, फंक्शन बात है बेटा, इंटरनल स्टेट एनर्जी फंक्शन होता है ना डेल्टा यू तो। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। हाँ यस सर। चेंज नहीं क्यू होता प्लस डब्ल्यू, ए ऑप्शन में क्यू सर, प्लस चेंज डब्ल्यू नहीं आ होते रहा है। ना स्टेट हाँ? फंक्शन, चेंज क्या? ये स्टेट फंक्शन में चेंज होता है। हाँ, फिर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा हमें। सर जो स्टेट फंक्शन में चेंज होता है वो स्टेट फंक्शन थोड़ी ना होता है। स्टेट फंक्शन में जो चेंज होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। यार क्या बात कर रहे हो बेटा, डेल्टा यू जो है वो स्टेट फंक्शन ही होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। मेरी बात सुनो, मैं सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से करना, ये डेफिनेशन कई बार ये कंफ्यूजन करती है। इंटरनल एनर्जी में चेंज, मान लो कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक सिस्टम हूँ, ठीक है? मेरे टोटल बॉडी का मास 60 kg है, सपोज दैट, ठीक है? अभी कम हो गया, लेकिन पहले 60 kg था, 57 kg चल रहा है आजकल, 3 किलो वजन कम हो गया, पहले 61 के आसपास रहता था, इवन 4 किलो के आसपास वजन कम हो गया। तो मान लो कि मेरा बॉडी वेट 60 kg है, E इक्वल mc स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। मान लो कि अब मेरा बॉडी वेट 60 kg से 1 kg कम हो गया, अब E इक्वल mc स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी मेरे सिस्टम की जो होगी, जिसे हम
मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो इक्वल एमसी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी टोटल, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहले 60 केजी था, अब 59 केजी है। चेंज निकालोगे, वो चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, हमने उसको कैसे चेंज किया इंटरनल एनर्जी, वो उसकी स्टेट पर, मतलब पहले 60 था अभी 59 है, तो डेफिनेट सी बात है। ये समझ में आई मेरी बात? यानी कि पाथ पर फिर कौन डिपेंड करता है। मान लो कि मैं आपको कहूं कि चाय गर्म करके लाइए 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब एक स्टूडेंट होगा जो गैस बर्नर को यूज करेगा, दूसरा होगा वो क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेटिक, वो जो क्या होता है इंडक्शन को यूज करेगा, तीसरा होगा हीटर को यूज करेगा, डायरेक्ट हीट करते हैं, चौथा होगा चूल्हे पर आग जला के, है ना, उससे यूज करेगा। तो देखो टेम्परेचर सब 70 करके लाएंगे, लेकिन 70 टेम्परेचर को करने के लिए उन्होंने जो हीट सप्लाई की, क्या सबने बराबर हीट सप्लाई की? नहीं। सबने अलग अलग की। लकड़ी वाले ने तो सबसे ज्यादा वेस्टेज की है हीट को। उसके अलावा अवन में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, किसी और चीज में भी यूज किया जा सकता है, बर्तन भी अलग हो सकता है आप लोगों का, है ना, उसका बेस अलग हो सकता है, तो इसलिए हीट को एब्जॉर्ब होने में टाइम ज्यादा लग सकता है। तो अलग अलग मेथड से की गई हीट सप्लाई, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो सेम निकला 70 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। लेकिन हीट क्या है? हीट पाथ का फंक्शन है। हीट किस तरीके से दी गई उस तरीके पर डिपेंड करता है। फाइनल स्टेट भले आपने 70 डिग्री सेल्सियस लेके आए हो टेम्परेचर फाइनल स्टेट, बट हीट जिस तरीके से आपने सप्लाई की है उस तरीके की वजह से हीट के सप्लाई की जो टोटल एनर्जी में डिफरेंस आ गया, इसलिए ये पाथ पर डिपेंड करती है, हीट पाथ पर डिपेंड करती है। सेम एज इट इज वर्क भी पाथ पर डिपेंड करता है। कैसे? मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई मुझे 1 kg 1 किलो का कोई मेरे पास सामान है, उसे आपको छत पर चढ़ाना है, छत पर, सोचिए जरा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट तो हाथ में पकड़ेगा, स्टेयर से चढ़ जाएगा, दूसरा क्या करेगा, वो लिफ्ट से ऊपर चला जाएगा, तीसरा स्टूडेंट सीधा नीचे से ऊपर फेंक के मारता है, कहता है यार ऐसे फालतू में सिरदर्दी दे रही है सर ने, 1 किलो खुद नहीं लेके जा सकते, ले अभी पहुंचाता हूँ, है ना। होंगे ऐसे हमारी क्लास में, पता है मुझे बहुत सारे, है ना, वो उठा के फेंक के मारेंगे। अब एक ऐसा होगा वो कहेगा ले यार सर ने काम दिया, मैं इसको जबरदस्त बना देता हूँ, इसको तो हम क्या वायरल कर देंगे, है ना। वो वीडियो बनाएगा, हेलीकॉप्टर लेके आएगा, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करेगा छत पे 1 किलो मास चढ़ाने के लिए है ना। ऐसे से महान आदमी होंगे। सबका काम तो सेम है ना, रिजल्ट तो सेम है। 1 kg मास ऊपर चढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी जो है, अब 1 kg मास की जो मेरे पास चीज थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब ऊपर मान लो 10 फीट ऊपर चढ़ाया उन्होंने, तो 10 फीट ही इंक्रीज हुई उसकी हाइट। तो mgh वाला फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हो आप लोग, सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम निकलेगी। बट क्या सबने वर्क जो किया, जो काम किया, क्या सबने सेम एनर्जी से काम किया? अलग अलग थी ना सबकी एनर्जी। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा भी होगा जिम्नास्टिक, वो रस्सा लटकाएगा और रस्से से चढ़ेगा छत पे, कल है मैं सर का काम अलग तरीके से करता हूँ। सबकी एनर्जी अलग अलग आई, वर्क सबने अलग अलग किया, इसलिए वर्क भी पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जनरली इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कुछ एक ऐसे डेरिवेटिव हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी के सारे स्टेट फंक्शन ही है, ठीक है। जैसे सीवी सीपी इनके अंदर कुछ आते हैं जो पाथ फंक्शन आते हैं, तो बाकी सब स्टेट फंक्शन ही है। तो याद रखना पाथ फंक्शन हीट और वर्क डन ही है, मोटे मोटे तौर पर इन दोनों को रट्टा मार लो। इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है। यस कृष्णा बेटा समझ में आए कहानी क्या? सर वो मुझे लगा क्वेश्चन पूछा कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। सेट ऑफ पैरामीटर पाथ फंक्शन इज, पाथ ठीक फंक्शन है ठीक ठीक है सर। डेल्टा यू भी सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, स्टेट फंक्शन नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। इसीलिए ये पूरी कहानी सुनाई मैंने कि शायद आप लोगों को कंफर्म नहीं है पाथ और स्टेट फंक्शन। क्लियर है भाई बेटा, सबको क्लियर है ना? Yes, sir. स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन भाई, बी और सी, सीधी सी बात है। क्यू और डब्ल्यू जो है वो पाथ फंक्शन है, बाकी ये भी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा जी क्या होता है? फ्री एनर्जी है। सिस्टम की फ्री एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, सीधी सी बात है। आपने अगर किसी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज 1 ही डिग्री का आया, तो वो 1 डिग्री हमेशा 1 ही डिग्री रहेगा। सॉल्यूशन देख लो, क्यों हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक आइडियल गैस दे रखी है और आपके रेफरेंस के लिए वैसे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, U इक्वल
NCVDT याद है, U और Q NCVDT होते हैं और H भी NCVDT होता है, U Q H तीनों NCVDT के इक्वल होते हैं। NCVDT NCPDT, DT मतलब डेल्टा T। हाँ बेटा क्लियर है सबको? Yes, sir. फॉर्मूला लगा के आंसर Yes, निकालो sir. फिर मेरे को, फटाफट आंसर बताओ फॉर्मूला लगा के। और अभिजय अभी बोलना मत, आंसर को दिल में दबा के रखना। सर मैं बताता हूँ, वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने 15 मिनट पहले पढ़ा था। मेरे को वाह, थर्मोडायनेमिक्स का टी भी नहीं आता। मत उम्मीद रखो कि मैं आज कुछ बोलूंगा। तो करो ना बेटा, करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ सकते। नोटबुक और पेन लेके रखो और साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करना और साथ में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये सॉल्व करो। टी क्या, थर्मोडायनेमिक्स का सब आ जाएगा आपको, टी से लेकर डायनेमिक्स तक, एस तक। ओके सर। ट्राई करो भाई सभी, आंसर निकालो। फॉर्मूला आपके सामने है यार, दोनों फॉर्मूला यूज होंगे। Sir, C आ रहा है। सी आ रहा है शिखा का, यू की वैल्यू 14 आ रही है, पीवी की वैल्यू 4 आ रही है। Yes, बाकी C आ रहा है। स्टूडेंट भी सी आ रहा है, ठीक है। समीक्षा का भी सी आ रहा है। हाँ भाई बाकी स्टूडेंट, अभिजय सॉल्व नहीं किया ये? सर जो क्वेश्चन, जो चीज आप पूछ रहे हैं वो मेरी एक्सपर्टीज के बाहर है। सो फॉर दैट रीजन आई एम सामने फॉर्मूला है, वैल्यूज भरनी है यार। देखो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी उसने पूछी है, सीवी पूछा है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एन सीवीडीटी, एन नंबर ऑफ मोल है, सीवी क्या है उसने दे रखा है। सीवी यार ध्यान से देख लो, 28 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, 28 जूल पर केल्विन दे रखी है। डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस भी दे रखा है, 100 केल्विन 200 केल्विन, 100 200 माइनस 100, सब कुछ तो दे रखा बेटा। वैल्यू भरनी है, निकल गया आंसर। अभी भी नहीं आया? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, सही आंसर की गारंटी नहीं दे सकता। सामने है ये तो गलत बात है यार, बिल्कुल सामने, इतना आसान। सर और फिर पीवी निकालना है, एनआरटी, एन की वैल्यू पता है 5 मोल है, आर की वैल्यू वो भी पता होती है हमें, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है। डेल्टा टी दे ही रखा है 200 माइनस 100, निकाल लो दोनों। सर सी। ठीक है, सी ही राइट ऑप्शन है इसका। देख लो भाई आंसर, 4 किलो जूल और 14 किलो जूल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दैट्स इट। ये 8 जूल पर केल्विन पर मोल यूज कर रखा है क्या इसने? 8 थोड़ा आएगा यार, 40 100 40,000। सर 8 ही दे रखे हैं क्वेश्चन में। 8 दे रखा क्वेश्चन में? Yes, हाँ, yes. यस सर। आर को इतना लेना है, जूल पर केल्विन पर मोल, अपनी मर्जी से इन्होंने दे रखा है। ठीक है फिर तो सही है, दे ही रखा है तो कोई बात नहीं, हालांकि इतना होता नहीं यार, तो वो डेल्टा 8.314 होता है ना, 8 नहीं होता। ठीक है सर, तो पीछे सर जो डेल्टा पी, क्या बेटा? सर पीछे हम्म, सर वो डेल्टा पी भी होगा ना, चेंज इन पी, चेंज इन पी, ये डेल्टा पी होगा। पूरा सर पूरा ब्रैकेट। यस सर। ऐसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, खैर इसके अपने को जरूरत ही नहीं है यार, कुछ भी मत लिखो भले ही, हमें तो ये चाहिए। एनआरटी है, एन की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, बस वो भले ही पीवी लिख दो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्कडन, वर्कडन ही निकलेगा ये, ठीक है। डेल्टा पीवी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ठीक है हम वैसे लिख सकते हैं, आप सही कह रहे हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अब जरा ये देखिएगा इसके अंदर क्या कुछ है, बताओ भाई। सिंपल सी बात है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, आपको ये चीजें डिफाइन करनी है बस, और समझ लेना आंसर आ गया। सिर्फ ये चीजें डिफाइन करनी है। क्या? साइक्लिक प्रोसेस में Q और W इक्वल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या सर होते हैं? ये नेगेटिव होता है डब्ल्यू। सर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव लगा दिया साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? Equal. Is equal to. इक्वल होता है सर। इक्वल हो गया W। और आइसोकोरिक में? Sir is equal to. इक्वल। आइसोथर्मल में? Q is equal to minus W। माइनस W। ठीक है, ये होता है। यस सर।
एक्सप्लेन कौन करेगा इनको, ये बताइए अब जरा, सर कैसे मैं आया, नहीं करूँ। कैसे आया? सर जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें सर जो स्टेट फंक्शन का चेंज होता है वो जीरो होता है, तो डेल्टा यू जीरो तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के पहले। डेल्टा यू अगर जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भाई, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये जीरो हो गया तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। सही है, ये राइट है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सर जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, तो ये डायरेक्टली हीट क्यू की वैल्यू जीरो होती है एडियाबैटिक में, तो यू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू जीरो हो गया, प्लस में डब्ल्यू था तो यू इक्वल डब्ल्यू हो गया। ठीक है, आइसोकोरिक में सर डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो वॉल्यूम जीरो है तो क्या होगा, वर्क जीरो आ डब्ल्यू जाएगा सर। वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि पी डेल्टा वी होता है वर्क डन, यस तो सर। वर्क डन जीरो हो जाएगा तो यू और क्यू बराबर होगी। और इसमें आइसोथर्मल में सर आइडियल गैस दे रखी है, तो आइडियल गैस का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है सर वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैस के लिए। यस, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गया। अब ये चीज याद रखना, टेम्परेचर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला मैटर है, और ये वैसे मैंने बहुत हाईलाइट करके थर्मो के अंदर, मैंने नोट्स के अंदर भी ये लिख रखा है, याद रख लेना कि आइडियल गैस जो है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और अगर यहाँ पर आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर चेंज जीरो है, वैसे टेम्परेचर कुछ हो सकता है लेकिन उसका चेंज वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी जीरो रहेगी, क्योंकि एज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए याद रख लेना। क्लियर है सबको? नॉन आइडियल के लिए नहीं है ये, ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, बीएससी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे इसी में नॉन आइडियल गैस, अगर आप बीएससी करते हैं, ठीक है, मैंने बीएससी के स्टूडेंट को टीच करवाया, तो नॉन आइडियल गैस के लिए हम टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब भी वो इंटरनल एनर्जी नहीं होती है, वो किस वजह से, कहाँ से, कैसे कम ज्यादा होती है, उसके भी कुछ रिलेशन हम बड़े बड़े है ना। तो भाई एक और चीज, डेल्टा यू जो होता है एनसीडीटी, डेल्टा क्यू जो होता है वो एनसीपीडीटी होता है, ये भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। ये सारी चीजें याद हो गई सबको जो बता रहा हूँ, यस सर। है ना? ये याद करने डायरेक्ट फॉर्मूला, और क्वेश्चन भी दोबारा से करके देखने हैं घर पे, और साथ में एनसीईआरटी भी करने हैं, तभी जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस आएगी और थोड़ा सा याददाश्त बढ़ेगी। और जब इसको कई दिन तक रोज करते रहोगे, अपने हाथों से लिखनी है ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। क्वेश्चन क्या था अब जरा पढ़ लें। फर्स्ट लॉ, गिवन प्रोसेस आइडियल इन्वॉल्विंग आइडियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, कौन सी डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, मतलब इनमें से कोई एक प्रोसेस उसने गलत दे रखी थी, हमने सभी प्रोसेसेस सही लिखी है, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में एक प्रोसेस गलत थी। कौन सी प्रोसेस गलत थी? अब क्योंकि उसने कोई साइन ही दे रखे, तो बेटा क्या किया जा सकता है, तो भाई एक्चुअल में वो प्रोसेस जो है बी इनकरेक्ट ऑप्शन था, बी, ठीक है, ये वाला बी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन था, यानी ये इक्वल टू, ये डब्ल्यू दे रखा, वो माइनस डब्ल्यू शायद दे रखा होगा, है ना, तो वो बी इनकरेक्ट था, बट हमने यहाँ पर सारे करेक्ट लिख रखे। क्लियर है? U इक्वल डब्ल्यू, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए U W के इक्वल होता है क्या? होता है ना, तो U इक्वल माइनस डब्ल्यू होना चाहिए। साइन की मिस्टेक होगी। अरे ये बहुत, ये इसमें मार्क दे ही नहीं रखे ना बेटा, हमने अपनी तरफ से तो सारे सही वाले लगाए हैं, तो बी को उसने इनकरेक्ट कहा है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है ये, अभी इनकरेक्ट है। समझ गए सभी? तो उन्होंने करेक्ट वाला लिखा होगा ना, हमने करेक्ट लिख रहा, हमने सारों में करेक्ट कर दिया, तो ठीक है। वहां पे माइनस होगा ना आपका प्लस, उन्होंने करेक्ट लिखा होगा। क्या बेटा? तो आंसर में तो सर करेक्ट लिखा होगा उन्होंने, तब बोला करेक्ट होता है। हाँ ये बात सही है, ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, समझ गया मैं, लेकिन एटलीस्ट कहीं तो इनकरेक्ट दिखाएं, मैं उसमें इनकरेक्ट नहीं दिखाना चाहता क्वेश्चन में, ठीक है, बट क्वेश्चन आना चाहिए, सीधी सी बात। आपको समझ में आ गया सबको? यस सर। सर ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्या कर रखा है इसने, फॉर्मूला मैंने दे दिया, डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा क्यू पी होता है, कांस्टेंट प्रेशर, क्यू पी हमें पता है, या डेल्टा एच हमें पता है एनसीपीडीटी होता है, एनसीपीडीटी, डेल्टा एच को भी एनसीपीडीटी लिख सकते हैं या क्यू पी को लिख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, है ना। सीपी की वैल्यू दे रखी है 23, एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल 3 मोल दे रखे हैं,
ठीक है, और डेल्टा टी की वैल्यू दे रही है 300 और 1000 केल्विन। ठीक है, क्लियर है। तो डेल्टा क्यू पी की वैल्यू निकालनी है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है क्लोज टू, उसको किसके क्लोज होगा वो। ABCD आंसर्स में से आंसर भरिए। अब बता देता हूं इन्होंने क्या किया है। चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन टेम्परेचर का सीधा चेंज नहीं दिया। ये जो टेम्परेचर दे रखा है ना, ये इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कीजिए जरा। सर एक बार सर सीपी का फंक्शन लिखना, टेम्परेचर। क्या बेटा? सर सीपी का और टेम्परेचर का फंक्शन क्या होगा उसका, तो समझ में वो नहीं आ रहा। T1 और T2 होता है। नीचे T1 लगा लो, नीचे T2 लगा लो। यहाँ नहीं T1 सर, से वो जो T2 क्वेश्चन में गिवन है वो वाला, क्या? तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या लिखना है? CP की वैल्यू ये रही 23। नहीं सर, वो तो ठीक है सर, लिमिट्स तो दे रखी है 300 से 1000, वो तो है। लेकिन सर सीपी का क्या फंक्शन दे रखा है टेम्परेचर के टर्म्स? वो ये दे रखा है, इसी को यूज करना है, यूज करना है। करो कुछ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जोड़ तोड़। मैथ वाले स्टूडेंट्स हो सभी के सभी, मुझे लगता है कि ये खुद कर सकते हो आप लोग बड़े आसानी से। नहीं आएगा तो मैं ऑप्शन दिखा दूं। देखो सामने है वैसे सब कुछ, पर फिर भी इसमें इंटीग्रेशन का कुछ फंडा डाल रखा है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ें चल रही है। ठीक है, सर इसमें फंक्शन नहीं दे रखा ना ठीक से, जो प्लस मल्टीप्लाई उसमें माइनस। चलो मैं दिखाता हूँ फिर आपको। ठीक है, आप लोग वहां से कर लेना ताकि थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी। ये लो भाई, ये है ऑप्शन। देखो क्या दे रखा है, H इक्वल एन CPDT होता है, ये DT लिख रखा है, डेल्टा T नहीं लिखा हुआ है। तो T1 और T2 यानी कि इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। चेंज इन एंथैल्पी, हाइट, कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर। N की वैल्यू 3 मोल है, T1 300 है, T2 1000 है। CP की वैल्यू, ये CP की वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी है। ये सिर्फ फंक्शन है ना टेम्परेचर का, तो हाँ, प्लस ये है टेम्परेचर का माइनस है फंक्शन बीच में, है ना। प्लस बीच में प्लस है माइनस है क्या है? बीच में क्या है वो नीचे से पढ़ लो भाई, वैसे तो प्लस ही होना चाहिए बीच में, ये प्लस ही होगा। 23 प्लस इज नॉट दिस। ये वैल्यूज भर रखी हैं इन्होंने। H इक्वल 3, 23, 0.01। समझ में आ रहा है ये सिस्टम क्या? ये प्लस ही है बीच में। बताओ भाई। सर अगर प्लस लेकर के सॉल्व कर रहे तो आंसर सही आ रहा है। सही आ रहा है ना, प्लस ही है फिर बीच में। 62 आ रहा है। दैट्स इट। बाकी किसी को नहीं आता क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन? ये CP की ही वैल्यू को बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। CP करके सही आ रहा है। यहाँ प्लस ही आएगा फिर, है ना, ये प्लस सर वो DT। तो इसको रुको यार, क्या आएगा ये T। इसको करेक्ट, यहाँ बीच में गैप क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मल्टीप्लाई का साइन होगा। मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये मल्टीप्लाई। यस सर। ठीक है, ऐसा कर देते हैं ना। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा भाई। इनके क्वेश्चंस में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वैसे इनसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो देखो सारी वैल्यूज हमारे पास थी, कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, लिमिट्स दे रखी हैं, सारा कुछ है, टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है CP। ठीक है, तो उसके हिसाब से बस इसका इंटीग्रेशन करना था एंड नथिंग स्पेशल इन दिस। और इंटीग्रेशन से डायरेक्टली आंसर निकालना था। तो इंटीग्रेशन तो आप लोगों को करना आता होगा, है ना। क्लियर है सबको? क्रिचॉफ इक्वेशन होती है भाई ये ध्यान रख लेना। H इक्वल एन CPDT जो उसको क्रिचॉफ इक्वेशन कहते हैं। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। For a diatomic ideal gas in a closed system, which of the following plot does not correctly describe the relation between various thermodynamic quantities? इसमें से कौन सा रिलेशन नहीं दिखाएगा various thermodynamics quantities को? CP प्रेशर के अगेंस्ट ग्राफ है CP का, CV का टेम्परेचर के अगेंस्ट है, U का T के अगेंस्ट है, CV का V के अगेंस्ट है।
तो देखो भाई, ग्राफ को चेक करने का एक ही तरीका होता है, दो लाइनें ड्रॉ कर दो बस, कुछ नहीं करना, किसी भी पॉइंट से, यहां और यहां, फिर एक और करो यहां और यहां। अब सिंपल सी बात है, यहां प्रेशर कम हो रहा है, सीपी कम हो रहा है, सीपी की वैल्यू बढ़ गई तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, देखो है ना, ये बात समझ में आ रही है। प्रेशर यहाँ है तो ये वैल्यू यहाँ है तो सीपी यहाँ है, प्रेशर बढ़ा तो सीपी भी बढ़ गया। इसको जब ऐसे इससे मिलाएंगे इस पॉइंट पे, ये समझ में आ रहा है। तो क्या ये ग्राफ सही है? सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है क्या, और स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है क्या? ये समझ में है? दूसरा देखते हैं जरा, सीवी टेम्परेचर के अगेंस्ट। तो देखो भाई, अब यहां पर लाइनें लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यहां ऐसे करते हैं तो देखो ये तो कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि सीवी बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। सीवी और बढ़ गया, टेम्परेचर अब भी कांस्टेंट रहा, नीचे यही आंसर आएगा। सीवी और बढ़ गया, अब सीवी इतना बढ़ गया, अब टेम्परेचर अगर मैं मानूं तो टेम्परेचर यहाँ पर भी कांस्टेंट है, अब सीवी तो कांस्टेंट ही रह रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं लेकिन अब सीवी कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर क्या है, सीवी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर भी सीवी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पर सीवी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पर सीवी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर दोनों पॉइंट्स पर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। और बीच में क्या हो रहा है, बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और सीवी बढ़ रहा है। फेज चेंज हुआ ना सर, हाँ? फेज चेंज हुआ ना, स्टेट चेंज हो रही है इसका हाँ, ग्राफ। जो वट एवर द थिंग्स आर, ठीक है। तो ये एक ग्राफ ये है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन में इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी थोड़ी और बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी थोड़ी और, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है ग्राफ, ध्यान लेना, है ना। तो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर कुछ कम बढ़ा, इंटरनल एनर्जी फिर बढ़ी, टेम्परेचर, अब इंटरनल एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मतलब स्टेट कोई चेंज हो रही है। फर्दर ऑन फिर से स्टेट चेंज हो गई, अब इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन फिर से हो गया, हर जगह स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो ग्राफ बिल्कुल सही होना चाहिए, इज नॉट दिस। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर तो है वो सीधा, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। वैसे भी आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी का ही फंक्शन और टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। सीवी और वॉल्यूम का ग्राफ, सीवी और वॉल्यूम, अगर सीवी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा लो कितना भी सीवी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आए ग्राफ क्या पूछना चाहते हैं? और ये बोल रहा है प्लॉट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन, कौन सा ग्राफ डिस्क्राइब नहीं करता? सर ए लग रहा है, कौन सा नहीं कर रहा? ए सर, ए, सर यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जरा देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखो ग्राफ में, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ में काफी सारी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बेटरली बताना चाहूंगा। सीवी क्या होता है अभी, F/2 इंटू आर होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और सीपी क्या होता है, F/2 इंटू, फिर से आ रहा है +1 है, +1 होता है, +1 +1 +1 है ना, और ब्रैकेट इंटू आर, सब पूरा ब्रैकेट है सर पूरा ब्रैकेट हाँ इंटू आर है ना। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसके अंदर, और एट नॉर्मल टेम्परेचर पर 3 to 5, ये क्या चीज है? सर मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होती है एफ की वैल्यू, और मोनो, डाई और पोलीएटो, सब क्या बोल रहे हो? सब मोनो के लिए बस 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है, और पॉली के लिए, और मतलब जो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक होती है उनके लिए 6 हो जाती है। ऐसा है। तो ये 3 to 5 इन्होंने पता नहीं क्या दे रखे हैं ना, छोड़ो खैर कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कोई मतलब भी नहीं रहेगा। द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरियस प्लॉट आर एज फॉलोज। तो पहला देखो इसने क्या दे रखा है, ए ऑप्शन, हमारे ए ऑप्शन सर को देखो। 3, सो 3 उसकी ट्रांसलेशन की है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 सर उसकी रोटेशनल है, और 5, 5 उनका सम है। अच्छा 3 + 2 = 5, तो 3 ट्रांसलेशन की है और 2 रोटेशनल। ठीक है, ये रहा डाई, ओनली डायटोमिक की बात कर रहा हूँ, Yes, सही है ना, जो भी दिया है चलो इन्होंने।
एक टेबल मैंने आपको शेयर की थी, वो टेबल भी आपको याद है ना, उसको दोबारा से याद कर लेना वो कैसे आएगी। और वो कहाँ पर थी वो टेबल, हमने स्टेट ऑफ मैटर वाले लेसन में शायद वो टेबल शेयर की। किसी ने अगर मेरा वो लेक्चर देख रखा है वहां से देख लेना, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, प्लॉट को, खैर ये तो इन्होंने जनरल हमें आइडिया दिया है कि आइडियल गैस में क्या क्या होता है। We know Cp's heat capacity at constant pressure, thus it does not vary with the variation in pressure. प्रेशर के साथ वेरी करने पर ये वेरी नहीं करेगी, ठीक है, does not vary with pressure. Hence plot A is incorrect. तो यहाँ इसने क्या दिखा रखा है, प्रेशर के साथ ये वेरी कर रही है, और यहाँ CV वॉल्यूम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। या तो ये सही है या ये सही है, कोई एक सही है। तो ये वाला सही नहीं है। ये समझ में आ गया बेटा? सर एक और बार बता दो। देखो ये क्या कह रहा है, सीपी जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट कैपेसिटी की वैल्यू। यहाँ पर प्रेशर वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं, और सीपी भी वेरी कर रही है, तो ये ग्राफ गलत है। ये कांस्टेंट होनी चाहिए, प्रेशर के साथ ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है इन प्लॉट। सेकंड प्लॉट के अंदर उसने क्या बोला था, सेकंड प्लॉट फिर से माइंड में रख लो। देखो पहले ये नीचे जा रहा है, मतलब सीवी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर सीवी बदल गया लेकिन अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर से सीवी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो इसमें देखो क्या कह रहा हूं, इन दिस प्लॉट सीवी फर्स्ट इंक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले तो थोड़ा सा बढ़ जाता हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, एंड देन इंक्रीजेस शार्पली, और उसके बाद अचानक से बढ़ता है सीवी की वैल्यू, है ना, लगभग कांस्टेंट रहती है, फिर अचानक से शार्पली बढ़ जाती है विद टेम्परेचर। द शार्प इंक्रीज ड्यू टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की डिग्री बढ़ जाएगी टेम्परेचर ज्यादा राइज करने पर। दस प्लॉट बी इज करेक्ट, इसलिए प्लॉट बी करेक्ट है। यहां पर पहले तो ये थोड़ा सा बढ़े, हालांकि हमें तो ये नीचे दिखाई दे रही है, फिर कांस्टेंट ही दिखाई दे रही है, बट इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा बढ़ रही है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहिए था। उसके बाद ये अचानक से शार्पली इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, टेम्परेचर हाई हुआ, तो मोलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट की बजाय हो सकता है गैस स्टेट में आ गए हो। क्लियर है? या फिर यूं कह लो कि सॉलिड से यहाँ लिक्विड बना और लिक्विड के बाद ये गैस हो गया, तो उसके बाद ये कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया भाई? यस सर। है ना। नेक्स्ट देखते हैं जरा। तो ये इसलिए सही है, ये थ्योरी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। सी पार्ट देखो, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लगाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। Thus temperature increases, internal energy also increases, temperature increases further, degree of freedom also increases, thus slight variation आता है ग्राफ में। तो ये मैंने बोला था, ये तो 100% सही होना चाहिए। ये भाई पहले ऊपर जा रहा है, ये अब भी ऊपर जा रहा है, और ये अब भी ऊपर जा रहा है, बट स्लाइट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्दर डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो इंक्रीजेस, thus slightly variation in the graph। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन एनर्जी डिग्री इज प्रेजेंट फॉलोड बाय द रोटेशन एंड वाइब्रेशन, hence plot E, this is also correct, ये भी करेक्ट है। डी देखिए, अब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इट डज नॉट वेरी विद कांस्टेंट वेरिएशन इन वॉल्यूम, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि ये तो हमने डिसाइड किया था, ये और ये इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। तो ये अगर गलत है, ये प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है, तो गलत है, तो ये सही होना चाहिए। यस, क्लियर है बेटा? तीनों ग्राफ समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, चारों ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो देखिए ये क्या कहता है, ये थोड़ा थोड़ा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लिंक रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग 12th क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रो कोई लेना देना है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा रखता है ना। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक रखता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू दे रखी है, एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, वो है डी ई नोट बाई डी टी, ठीक है। ई नोट बाई डी बाई डी टी जनरली बोल सकते हैं, ई के ऊपर नोट लगा हुआ है। फॉर ए सेल आर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट तो ई नोट की वैल्यू है, एंड 5 into 10⁴ वोल्ट पर केल्विन एट 300 सर केल्विन। इसमें कोई साइन भी होएगा क्या? स्पेस ज्यादा है ना 5 से पहले। यहाँ यस माइनस, पता नहीं बेटा, देखते हैं आंसर में पता लगेगा, ठीक है। एट 300 केल्विन रेस्पेक्टिवली द सेल रिएक्शन इज, देखो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेट सी बात है, कहीं कहीं साइन मिटा रखे हैं, तो इनको सोचने में मजा भी आता है, और ये कई बार गलत भी हो सकते हैं,
हमारे सोचने से आंसर को रिलेट करके क्वेश्चन बनाना ये भी एक आर्ट है। जब आप खुद क्वेश्चन बनाने लग जाओगे तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज आपको सीखने को मिलती है ना। तो यहाँ वैसा ही कुछ हो रहा है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, तो रिएक्शन इसने दे रखी है भाई, जिंक प्लस कॉपर, ये सबसे आसान है, कॉपर पर 2 पॉजिटिव होता है ना, और ये क्या हो जाता है भाई, जिंक पर 2 पॉजिटिव बन जाता है प्लस कॉपर प्योर बन जाता है। यानी जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट कर दिए और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा जो नॉर्मल डैनियल सेल जो घरों में यूज करते हो आप लोग, पेंसिल सेल, घड़ी में, सेल में, रिमोट में, वो सब इसी के बेस पर बने होते हैं। क्लियर है? वो यही वाले सेल होते हैं, उनमें जिंक और कॉपर की रोड होती है। आजकल उसकी जगह कार्बन की रोड यूज होती है, बट सबसे पहला सेल यही बनाया गया था। ये कुछ इसी तरह का फिनोमिना उनमें होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर, और बीच में क्यों, जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वो वायर, उस वायर को कट करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट में लगा लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके वापस चले जाते हैं और इस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिसिटी 2 ही कारणों से चलती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, या फिर आयन का फ्लो। नमक, साल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो साल्टी वाटर में आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा एच नोट की वैल्यू एट 300 केल्विन इन किलोजूल पर मोल इज, ये बताना है, डेल्टा एच आपको बताना है। ठीक है भाई, और 300 पर किलोजूल पर मोल के अंदर बताना है। यूज आर की वैल्यू 8 जूल पर केल्विन यूज करनी है पर मोल, और एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, एफ फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, 96,000 कूलम पर मोल यूज करना है। ये माइनस लगेगा भैया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? पता लगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो क्वेश्चन ने डेल्टा एच पूछा है, सीधी सी बात है, और कुछ चीजें हमें दे रखी हैं, जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की कहानी तो आपको 12th में ही समझ में आने वाली है। तो देखो भाई, E इक्वल 2 वोल्ट ये गिवन है, DE बाई DT ये भी गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। इसके बाद टेम्परेचर 300 केल्विन है, R की वैल्यू दे रखी है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 96,000 कूलम पर मोल। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहती है? डेल्टा G इक्वल H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन याद है सबको? और डेल्टा G इक्वल नेगेटिव NFE, डेल्टा G इक्वल नेगेटिव NFE, ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो G इक्वल कितना आएगा? N की वैल्यू 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लो कर रहे हैं। देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर N इक्वल टू 2 है। ये बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन 2, N यहाँ पर नंबर ऑफ 2 है। और F फैराडे कांस्टेंट उसने दे रखा है, और E सेल उसने दिया था 2 वोल्ट, इससे 2 है ना, तो यहां से मल्टीप्लाई में 2 वोल्ट, तो हमारे पास डेल्टा G की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी आएगी? ये इसने ये बता रखा है 4 इंटू 96, तो इक्वल आ गया भाई इतना पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, अब डेल्टा G की वैल्यू एक और है, H माइनस T डेल्टा S। तो अगर मैं, टेम्परेचर मुझे गिवन है, दे रखा है, अगर मैं S की वैल्यू निकाल लूं, देखो जरा S की वैल्यू, T मुझे पता है और G मुझे, मैंने अभी निकाल लिया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। तो G मैंने निकाल लिया, ठीक है, और T मुझे पता है। S अगर मैं निकाल लूं तो इसी इक्वेशन में पुट करके मैं H निकाल सकता हूं ना। तो S जो होता है एंथैल्पी, ओ एंट्रोपी, सॉरी, एंट्रोपी जो वो NF मल्टीप्लाई में E बाई टी होता है। अब E बाई टी की वैल्यू उसने दे रखी है, N पता है, F पता है ना, और E बाई टी की वैल्यू भी पता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इक्वल क्या आ जाएगा? तो देखो S इक्वल, S की वैल्यू 2 इंटू 96,000 2F, और मल्टीप्लाई के अंदर कितना आएगा? 5 इंटू 10⁴, तो इक्वल आ गया ये 96 किलो जूल पर जूल पर केल्विन पर मोल। ये समझ में आ गया बेटा? S निकाल लिया मैंने। अब इस इक्वेशन के अंदर भर दो, हमें पता है H क्या होता है भाई, TS को उधर ले जाएंगे ना। क्या भरा भाई इसने? H इक्वल 300 केल्विन, ये क्या कर रखा है? 300 केल्विन का टेम्परेचर है, 96, S की वैल्यू है केल्विन पर मोल, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, T और S की।
टी डेल्टा एस, ये रहा टी डेल्टा एस, एच माइनस टी डेल्टा एस, जी इक्वल, तो जी की वैल्यू कितनी थी, ये रही, बहुत गड़बड़ें कर रखी इसने, ये जी है यस सर। है ना, ये है जी, जी इक्वल, तो ये इक्वल का साइन, रुको फिर इसको मैं यहां लिखता हूं जी, ठीक है, फिर यहां लिखते हैं इसको जी इक्वल, अभी ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। एच माइनस Yes. टी डेल्टा एस, तो एच ही निकालना था अपने को, और जी की वैल्यू इसने दे रखी है, जी की वैल्यू ये रही, जी की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर से गड़बड़ कर दी इसने, क्या किया, एच इक्वल कर दिया, ठीक है, इन दोनों को इधर ले गया, 38,4,000 और 96 को 3 से किया, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये था, है ना, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, सर जी और एच की तो yes. इन जी दोनों और की एच मल्टीप्लाई कर दी, इतना आया, और वो एच था वो उसके दूसरी तरफ जाएगा, माने तो प्लस हो जाएगा, क्या बेटा, जी और एच की वैल्यू रखी थी ना, हाँ वैल्यू भर दी, बस लेफ्ट राइट किया, ये मैंने सही किया ना, मुझे ये जानना है, वो मैं सर सही थोड़ा कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो गया, तो सही है ऊपर ना, ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। बस फिर दैट्स इट, ये आंसर है, क्लियर है। यस सर। देखो आंसर क्वेश्चन को निकालना शायद आसान होता है, लेकिन याद रख लेना हमारे तरीके से हम निकालें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बट जब दूसरे की गलत क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करेक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसके तरीके से उसको सोचना पड़ेगा और उसके तरीके से उसको करेक्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस सर। है ना, तो इसके तरीके से इसको सोचकर हम अपने तरीके से निकालेंगे, प्लस माइनस हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, हम अपना माइंड यूज करते हैं, अपना रास्ता, अपना तरीका, अपना मेथड, लेकिन जब दूसरे के तरीके से किया हुआ सम और उसको सही करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो याद रखना यहाँ पर आपने एस का एक फॉर्मूला सीखा, एनएफ, और क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ई बाई टी होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है भाई, डी बाई डी टी, क्लियर है बेटा। जो भी फॉर्मूला आज के क्लास में यूज हुआ है, सारे के सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस दोबारा से करेंगे अच्छे तरीके से। यस मोहित बेटा, हैव यू एनी डाउट देन टेल मी। मोहित आपका हैंड रेज है बेटा, ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी योर डाउट, किसी को डाउट है तो बताओ भाई।